नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारतीय राजनीति के जाने पहचाने चेहरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी। 17 मार्च 1946 को जन्मे पृथ्वीराज चौहान जी ने देश के प्रगतिशील राज्य महाराष्ट्र के 22वें मुख्यमंत्री के तौर पर 11 नवंबर 2010 को अपनी पारी की शुरुआत की। 2 साल से ज्यादा का अब तक का इनका कार्यकाल काफी शानदार लेकिन चुनौतीपूर्ण रहा है। बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियर पृथ्वीराज चौहान जी लंबे समय तक केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और इन्होंने डीओपीटी, संसदीय कार्य और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों को बखूबी निभाया। कुशल संगठनकर्ता, सख्त और ईमानदार प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले पृथ्वीराज चौहान जी मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी हैं। कराड़ लोकसभा सीट से 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने पिता से राजनीति के दांव पेच सीखे। इनके पिता दिवंगत आनंद राव चौहान जी ने जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। आज हम पृथ्वीराज चौहान जी से तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। चौहान साहब, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। बतौर मुख्यमंत्री आपके सामने चुनौतियां क्या हैं? देखिए, जिस परिस्थिति में मैं नवंबर 2010 में गया था, 2 साल हो गए, एक ऐसी परिस्थिति बनी थी। वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हें पद छोड़ना पड़ा था, कुछ बातें हुई थी और प्रशासन में और राजनीतिक गलियारों में एक बहुत अस्थिरता का वातावरण हम देख रहे थे। मुझे बताया गया कि मुझे जिम्मेदारी लेनी है और वहाँ पे एक स्थिरता जल्दी से जल्दी लानी है। साथ ही में जो प्रशासन है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें एक विश्वास पुनर्निर्माण करना है और महाराष्ट्र जो एक अग्रणी राज्य था उसे फिर अपनी जगह पे उसी रफ्तार से, उसी तेज गति से आगे बढ़ाना है। मैंने दिल्ली में आपको देखा है, जब आप डीओपीटी मिनिस्टर होते थे और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, तो आपकी छवि काफी सख्त और ईमानदार प्रशासक की मानी जाती है। इससे काफी दिक्कतें भी आती होंगी, काफी लोग नाराज भी होंगे। देखिए, जो वहाँ पे जमीन को लेकर घोटाला हुआ था और जिसकी चर्चा कई दिनों तक चलती रही, उसको मैंने पहले समझने की कोशिश की कि ऐसे क्यों हुआ, या वहाँ पे जो ज़मीन को विकास करने वाले जो विकासक रहते हैं, जो डेवलपर्स रहते हैं, जो बिल्डर्स रहते हैं, उनका जो काम करने का तरीका था, कुछ तो उनकी दिक्कतें थी और कुछ एक व्यवस्था पारदर्शक ना होने के कारण हर एक टेबल पर जाके, हर एक टेबल से टेबल तक फाइल लेने में, वहाँ पे निर्णय लेने में जो कुछ एक ओपेकनेस थी, पारदर्शिकता नहीं थी, उसको समाप्त करना था। और हमने पहले सबसे मैंने कुछ अच्छे अधिकारियों को लाने की कोशिश की, जिन्हें अच्छा प्रशासन का अनुभव था। उनको लेकर हमने एक उनके सामने एक एक्शन प्लान रखा कि हमें मुंबई के जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स है जिसके चलते हम इमारतें बनाते हैं, पुरानी इमारतें तोड़ते हैं, उनकी जगह नहीं बनाते हैं, जो सारी जो मुंबई की व्यवस्था है वो जिन नियमों के आधार पर चलती है, उन नियमों में पारदर्शिकता लाने की हमने कोशिश की। रियल एस्टेट माफिया क्यों इतनी ज्यादा महाराष्ट्र में हावी रहते हैं, क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, मुंबई में जमीन की कमी है। मुंबई एक, आप जैसे जानते हैं कि एक आइलैंड सिटी है और उसको हम जमीन बढ़ा नहीं सकते। दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में आप जिस तरफ जाइए, मीलों तक जाइए, ज़मीन ही ज़मीन है। मुंबई में ज़मीन नहीं है और मुंबई एक मैग्नेट का काम करती है। दुनिया भर से लोग आते हैं, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से लोग रोजी रोटी ढूंढने मुंबई आते हैं, उनको रहने के लिए घर चाहिए होते हैं। तो ज़मीन ना होने से और पब्लिक हाउसिंग का प्रोग्राम नहीं होने से झुग्गी झोपड़ियाँ बन जाती है और बहुत सारी जो सरकारी ज़मीन थी, वो निजी ज़मीन थी, उस पर झोपड़ियाँ बनी हुई है। करीब करीब 14-15 लाख परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और जो ज़मीन उनकी नहीं है, ज़मीन किसी और की है। तो हमारी कोशिश है कि उन झुग्गियों को हटा के उसी जगह पे ऊंचे बहुमंजिले मकान बनाकर उनको पुनर्वसन उनका किया जाए, उनको फिर से वहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जाए और उसके बाद जो बाकी ज़मीन बचेगी
उसको बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे ये घर बनाए जाएंगे। शुगर माफिया भी काफी हावी है महाराष्ट्र में। ठीक है, शुगर माफिया मैं नहीं कहूँगा। जो हमारी सहकारी चीनी मिलें हैं उन्होंने बिल्कुल निश्चित रूप से ग्रामीण महाराष्ट्र का चेहरा बदल दिया है। एक चीनी मिल जब शुरू हो जाती है सहकारी क्षेत्र में, वो अच्छी तरह से चल निकलती है, तो उसके बाद वो शिक्षा संस्थान बनाते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स बनते हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक बनते हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव डेयरीज बनती है। तो पूरा एक विकास का एक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीनी मिल बनाती है। महाराष्ट्र में ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम कर रही है, और खास तौर पर जिलों की बात करेंगे, डीएम और एसपी को आपका मैसेज क्या है? देखिए, महाराष्ट्र की जो ब्यूरोक्रेसी थी एक बार जानी मानी थी। हाल में कुछ दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई, जैसे अभी ये जो आदर्श का जो घोटाला हुआ था उसमें से कुछ अधिकारियों के ऊपर भी सीबीआई का जांच चल रहा है, कुछ अधिकारी जेल भी जाके आए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक परमिसिवनेस का जो वातावरण बना था कि सब चलता है, उस वातावरण के चलते कई लोगों ने गलत निर्णय लिया कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ तो क्या बड़ी बात है। और उसमें से कुछ लोग उस पर पुलिस के और इन्वेस्टिगेशन में आगे पकड़े गए। लेकिन एक तरह से मेरे ख्याल फिर से महाराष्ट्र के प्रशासन में एक विश्वास आया है। डीएम और एसपी हमारे बहुत अहम अधिकारी होते हैं। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हम डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अब महाराष्ट्र में कई लोगों को दोहरा चार्ज निभाना पड़ रहा है क्योंकि लोगों की संख्या ही कम है। हमारे कुछ लोग जो हम लोकल सिविल सर्विस से रिक्रूट करते हैं वो भी कुछ दिनों के बाद प्रमोट होकर आईएएस में ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो आईएएस अधिकारी है, जो डीएम बनते हैं, जो सेक्रेटरी बनते हैं, उनकी संख्या जो हमारी ज़रूरत से काफ़ी कम है। किस तरह का तालमेल है आपका इस समय एनसीपी के साथ? देखिए, जब भी हम एक दूसरे के खिलाफ कोई चुनाव लड़ते हैं तो तनाव बढ़ता है। और ये चुनाव हम जो स्थानीय इकाइयाँ हैं, जैसे कि जिला परिषद के चुनाव हो, नगर परिषदों के चुनाव हो, वहाँ हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं क्योंकि हमारा जो चुनावी चिन्ह है वो अस्तित्व में रहे। लेकिन लोकसभा और विधानसभा हम साथ में लड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि जब 2014 में विधानसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के चुनाव, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को एनसीपी के साथ गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए? मैं समझता हूँ जब तक कोई और निर्णय नहीं होता, अगर हाईकमान कोई और निर्णय लें या परिस्थिति कोई बहुत ज़्यादा बदलें, तो मैं समझता हूँ कि हम साझा तरीके से चुनाव लड़ेंगे। पहले जो लोकसभा का चुनाव आएगा वो पहले लोकसभा का चुनाव होगा और उसके कुछ 5-6 महीने के बाद फिर हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के जो हालात हैं हम इसी तरह से साझा रूप से ही चुनाव लड़ेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा आदमी जब भारत के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके जेहन में 2 शहर का नाम आता है, दिल्ली और मुंबई। मुंबई को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए आपकी कोशिश क्या है? देखिए, मुंबई एक तरीके से तो विश्व के स्तर का शहर है ही। सुविधाओं के मामले में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि हमारी ज़मीन सीमित है, एक आइलैंड सिटी है और उसके चलते घरों की समस्या है, यातायात की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, बाकी जो अर्बन एमिनिटीज़ हैं जैसे कि सुएज डिस्पोजल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी जो करीब करीब 1.5 लाख लोग जो मुंबई शहर में रहते हैं, ग्रेटर मुंबई में रहते हैं, उनकी कई सारी समस्याएं हैं और हम उन लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल है, महाराष्ट्र की जनता के बीच आपकी गिनती ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर तो जरूर होती है, लेकिन आपके ऊपर यह भी आरोप लगाया जाता है कि आपके कार्यकाल में जो नीतिगत योजनाएं हैं इसकी स्वीकृति काफ़ी देर में मिलती हैं। परिवहन योजनाएं, आवासीय योजनाएं की रफ्तार काफ़ी धीमी है, ऐसा क्यों? ये देखिए, कोई भी आवासीय योजना को अगर परमिशन देनी है तो करीब करीब 40 परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ परमिशन दिल्ली से मिलती हैं। दिल्ली में पर्यावरण विषयक बातें हों या किनारा है, समुद्र किनारा है, उसमें जो दिक्कतें होती है, कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो दिक्कतें हैं कि वहाँ कोई इमारत बनाने के लिए जो परमिशन लेनी पड़ती है वो दिल्ली से लेनी पड़ती है। लेकिन यह नहीं मानने को तैयार मैं कि कोई बहुत ज़्यादा हमारे समय लग रहा है। लेकिन हाँ, जांच पूरी होती है क्योंकि आजकल देखिए आरटीआई के ज़माने में कोई भी अफसर अगर कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय लेगा तो उसको बाद में जवाब देना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कोई भी अफसर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं ले रहा। आपके पड़ोसी राज्य गोवा की बात करेंगे, कैसे संबंध आपकी गोवा के साथ हैं? अभी आपका एक करार हुआ था गोवा और महाराष्ट्र के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर,
हमने कुछ दिन पहले देखा कि सिंधुदुर्ग जिले में किसानों ने आंदोलन किया और उसमें गोवा की तरफ बहने वाली पानी को प्रवाह को रोक दिया। देखिए, हमारे एक बांध है तिलारी नाम का, जो कि महाराष्ट्र के जो सबसे दक्षिण में जिला है, जो गोवा से बस मात्र ऊपर जिला है। उस बांध को लेकर कुछ विवाद खड़ा हो गया है। बांध महाराष्ट्र में है, ज़मीन की डूब महाराष्ट्र में है, लेकिन जो नहरें निकलती है उसका फ़ायदा गोवा को मिलता है। और हमारा जो करार हुआ था, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसके चलते 75% खर्चा गोवा सरकार करेगी और 25% खर्चा महाराष्ट्र सरकार करेगी। साथ ही में जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं उनमें 75% लोगों का जिम्मा गोवा सरकार उठाएगी और 25% लोगों को नौकरी देने का या कॉम्पेंसेशन देने का जिम्मा महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। उसमें गोवा सरकार की ओर से 75% जो हमारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं, PAPs हैं, उनको कोई राहत नहीं मिली है। इसलिए लोगों ने आंदोलन किया। जब नहर बंद की गई थी रिपेयर्स के लिए, उसके बाद जब चालू करने का समय आया तो उन्होंने वो नहर में बैठ के आंदोलन किया। हम जल्दी से उस विवाद को सुलझा लेंगे। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी से यह बातचीत जारी रहेगी। Reports from the capitals of 4 states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati and Bhubaneswar. News, views and analysis. State Scan, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं भारतीय राजनीति की जाने पहचाने चेहरे पृथ्वीराज चौहान जी। विदर्भ का जो इलाका आता है महाराष्ट्र से लगा हुआ, इसमें सूखे की वजह से जो किसान हर साल आत्महत्या करते रहते हैं, इसको लेकर काफ़ी महाराष्ट्र चर्चा का विषय बना रहता है देश भर में। क्या आपके पास ठोस कार्य योजना है कि सूखे की मार की वजह से किसान आत्महत्या न करें? देखिए, सूखे की समस्या नहीं है। मैं समझाना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की जो पूरी ज़मीन जो जिस पे खेती होती है, उस ज़मीन का मात्र 17% ज़मीन पे सिंचाई होती है, सिंचित ज़मीन है। और उसमें जो हमने सिंचाई के प्रकल्प जो हमने बनाए हैं, उसमें उसका जो उपयोग इस्तेमाल होता है वो सिर्फ 13% ज़मीन पे होता है। तो यानी कि करीब 83 से लेकर 87% ज़मीन ये ड्राईलैंड फार्मिंग इस पे होता है। बारिश अगर हुई तो अच्छी फसल आती है, बारिश नहीं हुई तो वहाँ पे दुख का साम्राज्य बना रहता है। ये तो महाराष्ट्र का एवरेज है। कई जगह थोड़ा ज़्यादा है, कई जगह कम है। अगर अमरावती डिवीज़न देखें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आत्महत्याओं के प्रकार हुए, उस अमरावती डिवीज़न के जिलों में मात्र 9% सिंचन है। इसका मतलब है कि 90% ज़मीन पे अगर बारिश ना हुई तो वहाँ पे आतंक फैल जाता है, वहाँ पे हाहाकार बन जाता है। और उसी एरिया में जहाँ पे किसान कर्जा लेता है, कपास उगाने की कोशिश करता है, बारिश नहीं आई तो कर्जा नहीं चुका पाता और एक दिक्कत सामने आती है। तो हमें हमारी सिंचन व्यवस्था पूरी करने में क्या चूक हुई, उसकी हम जांच कर रहे हैं। और ये बात है कि बड़े बांध और लंबी लंबी नहरों के प्रोजेक्ट ये पूरे समय पे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए और जितना कि पैसा नहीं है। और पैसा ना होने से प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता, लेकिन उसकी कीमतें बढ़ जाती है। तो आपकी सरकार है केंद्र की, तो क्या केंद्र सरकार से आपको सहयोग नहीं मिलता? केंद्र सरकार से मिलता है जो हमारा हक होता है। जैसे हमारा सिंचन का बजट है करीब 6 या 7 हज़ार करोड़ साल का है, जिसे हमें सभी इलाकों में राज्य भर बांटना पड़ता है। महाराष्ट्र में एक विशेष व्यवस्था है जो किसी और राज्य में नहीं है। वो संवैधानिक तरीके से हम जो निधि जो हम रिसोर्सेज हमारे आते हैं बजट से बनते हैं, उसका बंटवारा हम एक विशेष फॉर्मूले से करते हैं। 4 साल पहले जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ, तो इस हमले ने न सिर्फ मुंबई, न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि समूचे देश को हिलाकर रख दिया। 4 साल बाद मुंबई को किस तरह आप देखते हैं? देखिए, मुंबई में अभी भी जो एक आतंक का खतरा बना हुआ है, क्योंकि मुंबई एक मैग्नेट है, एक आर्थिक राजधानी के
होने की वजह से, फाइनेंशियल कैपिटल होने से मुंबई में अगर कोई घटना घटती है तो उसके जो है पूरी दुनिया में उसकी खबर फैल जाती है। लेकिन एक बात है, हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि खतरे का जो है, आतंकी खतरे का खतरा नहीं टल सकता जब तक बाहर के देशों से इसको प्रोत्साहन मिल रहा है, तब तक हमें सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ेगा। अभी 21 नवंबर को जिस तरह से आप लोगों ने अजमल कसाब को फांसी के फंदे पर लटकाया और समूची कवायद को बेहद गोपनीय रखा, इसकी देश भर में बड़ी तारीफ हुई। लेकिन आपकी सरकार क्यों नहीं संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को भी उसके करनी की सजा देती और फांसी पर लटकाती? जिस दिन राष्ट्रपति महोदय ने अपील खारिज की, उसके बाद फिर मामला राज्य सरकार के पास आया और हमारे जिस मैजिस्ट्रेट ने उनको फांसी की सजा सुनाई थी उसने तारीख, समय और जगह तय की। उसके बाद जो 11 तारीख को निर्णय हुआ था, उसके बाद बस आगे की व्यवस्था रखनी थी, इसलिए उसको गोपनीय रखा गया कि हो सकता है कि कोई हमला करने की कोशिश करें, हो सकता है कि कोई और PIL वगैरह हो जाए और उसके चलते फिर मामला अगर लटक जाए, तो इसलिए गोपनीय रखना सही था और गोपनीय रखा गया। कई लोगों को पता था, लेकिन सब ने बिल्कुल ये बात को गोपनीय रखा। करीब करीब 11 दिन जब मैंने फाइल पर साइन किया, उसके बाद 10 दिन के बाद उसको उस सज़ा को अंजाम दिया गया। अब जो आपने अफजल गुरु का कहा, ये मामला पूरा राष्ट्रपति महोदय के और होम मिनिस्टर के, सेंट्रल होम मिनिस्टर के दरमियान अभी निश्चित है। अगर ये तय कोई फैसला होगा, फांसी देने का या ना देने का फैसला होगा, तो उसका अमल दिल्ली सरकार करेगी। बाला साहब ठाकरे का जब निधन हुआ, उसके बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर जिस तरह भारी भीड़ लाखों की संख्या में उमड़ी, वह सकुशल निपटाना सारे प्रकरण को काफी चुनौतीपूर्ण था आपकी सरकार के लिए। क्या उस समय आपके दिमाग में चल रहा था? कैसे आपने सारी चीजों को सही तरीके से अंजाम दिलवाया? देखिए, इसमें बात ये थी कि मुंबई पुलिस कानून के मुताबिक और मुंबई महानगर पालिका, जिसका प्रशासन एक अलग कानून से चलता है, दोनों के जो आला अफसर है, उन्हें कानून से पूरे अधिकार है कि अगर किसी जगह कोई फ्यूनरल अगर करना है तो किसी जगह को भी वो फ्यूनरल के लायक जगह करार दे सकते हैं। तो ये अधिकार पुलिस कमिश्नर को भी था और ये अधिकार म्यूनिसिपल कमिश्नर भी था। मैंने उन्हें दोनों बुलाया। जो निर्धारित जगह थी, जहाँ पे दादर में जो स्मशान भूमि थी, वहाँ पे मात्र 3-4 हज़ार लोगों की वहाँ पे खड़े रहने की जगह है और लाखों की भीड़ आने वाली थी। तो जब पुलिस कमिश्नर ने हमें लिखित रूप में बताया कि हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते, यहाँ पे स्टैम्पीड हो जाएगा, यहाँ पे लोगों कोई दुर्घटना घट सकती है, काफ़ी VIP आने वाले हैं, तो इसलिए किसी बड़े ओपन जगह में फ्यूनरल करना पड़ेगा। ये जब लिखित रूप से हमें दिया गया, वही राय म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दी गई और उसी समय शिवसेना की ओर से शिवाजी पार्क में उसका वो फ्यूनरल की परमिशन मांगी गई। जब पूरा सोच विचार करके, कानूनी बातें सब तलाश करके, एडवोकेट जनरल की सलाह लेकर, लॉ सेक्रेटरी की सलाह लेकर, पुलिस और म्यूनिसिपल प्रशासन की सलाह लेकर हमने निर्णय लिया। लेकिन एक कंडीशन भी उनको जगह दी कि फ्यूनरल होने के बाद वो मैदान जो है जिस स्थिति में था उसी स्थिति में वापस किया जाए। अब कुछ दिन जब फ्यूनरल के बाद में, फ्यूनरल तो ठीक हो गया, काफ़ी लोग आए थे और पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत बड़ी पुलिस की व्यवस्था में रखी थी और हमने उनको शिवसेना के नेताओं को कहा था कि आपने लोगों को तो बहुत निमंत्रित किया, लेकिन उस भीड़ को काबू रखना भी आवश्यक है। पुलिस वहाँ पूरी रहेगी, अगर कोई भी उसमें कोई गलत काम करने का कोशिश करा, सख्ती से बरतेंगे। वो दिन निकल गया। उसके बाद हमने उनको बताया कि इस कंडीशन के मुताबिक आपको जो चबूतरा वहाँ बना हुआ है उसको हटाना पड़ेगा। कुछ 10-15 दिन तो हमने कुछ बात नहीं की, कुछ हमारे धार्मिक विधि होते हैं और मैंने सिर्फ अपने मन में एक बात रही कि जब हमारी हिंदू संस्कृति के और भारतीय संस्कृति के चलते जब कोई आदमी नहीं रहता तो सारा बैर, आपस के झगड़े हम भुला देते हैं। और उसके चलते यही भारतीय संस्कृति की शायद सबसे बड़ी खासियत है। उसके चलते और फिर जब कुछ दिन तक आनाकानी होने लग गई कि नहीं हम यहीं स्मारक बनाएंगे, यहीं कुछ करेंगे, तब हमने बड़ी सख्ती से उन्होंने बताया, काफ़ी बातें हुई और ये बताया कि ये बिल्कुल संभव नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ भी करना है तो आप न्यायिक रूप से करिए, कोर्ट से परमिशन लीजिए और करिए, लेकिन जिस कंडीशन में आपने ये जगह ली थी उसको पूरा करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि उन्होंने आखिरकार, काफ़ी झगड़े चले शिवसेना में और एक हार्ड लाइनर्स थे, कुछ कानून मानने वाले लोग थे और अंत में उन्होंने अपने आप वहाँ से उस
चबूतरे को हटाया, लेकिन हमारी पूरी तैयारी थी कि अगर वो नहीं हटाते तो हम कानूनी तरीके से उसको हटाते, पुलिस के बल से हटाते। तो क्या माना जाए कि स्मारक का जो विवाद था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया? नहीं, देखिए, स्मारक बनाने का अधिकार हर एक परिवार को है, हर एक संगठन को है। उन्हें अगर कहीं स्मारक बनाना है तो वो उनकी बात है। उनका आज मुंबई में शिवसेना का प्रशासन है, वो कानूनी तरीके से जहाँ पे इस तरह के स्मारक बनाने की अनुमति दी जा सकती है वहाँ अगर अनुमति दे और उस तरीके से अगर नियम अगर रेजोल्यूशंस करे अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तो आगे बात हो सकती है। लेकिन आपकी सरकार पर हमेशा एक आरोप लगता है, कांग्रेस सरकार पर, कि आप लोग उत्तर भारतीयों के मामले पर शिवसेना और मनसे जैसे संगठनों को भरपूर छूट देते हैं कि अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाएं। देखिए, उलट बात है। उत्तर भारतीय का समर्थन कांग्रेस पार्टी को हमेशा रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं कि हम किसी उत्तर भारतीयों को जो भी वहाँ पे मुंबई में रहने आया है, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे दक्षिण भारतीय हो, चाहे पूर्व भारतीय हो, चाहे पश्चिम भारतीय हो, लेकिन वो सारे मुंबई के नागरिक हैं और उनको समान अधिकार है। तो क्यों हम ऐसे करें? बात कहने की है, लेकिन टीवी पर बाइट देने की है, लेकिन जब उत्तर भारतीयों पर हमले होते हैं तब आप लोग कुछ नहीं करते। बिल्कुल नहीं है, कानून बिल्कुल अपनी जगह लेता है, लेकिन ये गलत बात है कि जो वो लोग हमारा समर्थन देते हैं उनके खिलाफ हम क्यों कोई कार्रवाई करें। आप केंद्र में काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अब राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, ज्यादा चुनौतीपूर्ण कहाँ लग रहा है? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग अलग काम है। दिल्ली में ज़्यादातर नीतिगत निर्णय होते हैं, पॉलिसी रिलेटेड निर्णय होते हैं, और राज्य में आप एग्जीक्यूट करते हैं ज़्यादा और उसको तुरंत निर्णय लेके इसको एग्जीक्यूट करने की बातें होती हैं। यहाँ पे नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं जो पूरे देश को लागू होते हैं। अब कुछ निजी बातें करेंगे। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? मेरी पढ़ाई तो शुरू हुई कराड़ में, जो कि एक दक्षिण महाराष्ट्र में सतारा जिले में एक शहर है, जहाँ से हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यशवंतराव चौहान जी भी उसी गांव से आते थे। यशवंतराव चौहान भी चौहान थे, लेकिन कोई रिश्ता नहीं था, बस साथ साथ हमारे घर थे। लेकिन उसी गांव से, जिसकी बहुत बड़ी अहम राजनीति रही है और एक संघर्ष का केंद्र रहा है। सतारा जिला, आप जानते हैं कि ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत हुई थी सतारा जिले में, और एक सतारा जिले में एक अपना इंडिपेंडेंस घोषित किया था। तो ऐसी सतारा जिले की स्वातंत्र पूर्व समय की राजनीति रही है। मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों भी राजनीति में थे, दोनों भी सांसद रह चुके थे, और मैं राजनीति में एकदम आने की जगह मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पिलानी में जाके मैंने 5 साल रहा, वहाँ मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद में 5 साल विदेश गया, अमेरिका के जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, वहाँ मैंने और मास्टर्स डिग्री ली। कुछ दिन अमेरिका में काम भी किया और वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने आईटी क्षेत्र में अपना कुछ संशोधन का काम करने की कोशिश की, लेकिन 91 के चुनाव में राजीव जी ने मुझे बुलाकर, क्योंकि मेरी राजनीतिक पार्श्वभूमि थी, मेरे परिवार की राजनीतिक पार्श्वभूमि थी, और जब मेरी माता जी जो उस समय सांसद थी, वो जब रिटायर हो गई, तब राजीव जी ने बुलाकर मुझे लोकसभा का डायरेक्ट चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो 91 का चुनाव में जीता, फिर 96 का जीता, फिर 98 का जीता। 3 बार मैं लोकसभा का सदस्य रहा था, और दिल्ली में मैंने लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया। पढ़ाई में भी आप काफ़ी तेज रहे, तमाम आर्टिकल भी लिखते हैं, कंप्यूटराइजेशन के क्षेत्र में आपने रिसर्च भी किया है। पढ़ाई में मेरा अच्छा था, मैं चाहे इंजीनियरिंग के स्टडीज़ हो, चाहे उसके स्कूल के स्टडीज़ हो, कॉलेज के स्टडीज़ हो, मेरे पढ़ाई अच्छी थी। मैं चाहे पिलानी में जो इंजीनियरिंग की, आगे कैलिफोर्निया में बर्कले में मैं पढ़ा, वहाँ भी मैंने अच्छा किया, जहाँ मैंने काम भी किया अपना पूरे मन लगा कर। जिस चीज़ में भी मैं काम करता हूँ पूरे ध्यान लगा कर करता हूँ। राजनीति में आपको काफ़ी हार्ड वर्कर माना जाता है, आप संगठन में भी रहे हैं, तमाम पदों पर, अब सरकार में भी हैं। खाली समय में राजनीति के अलावा क्या कुछ पसंद है? देखिए, मुझे पहले कुछ दिनों तक तो मैं किताबें बहुत पढ़ता था, थोड़ा सा म्यूज़िक का भी शौक़ था, ज़्यादा नहीं, खेलता था मैं, और मैं सभी खेल खेल लेता था। मैं कॉलेज जीवन में क्रिकेट काफ़ी खेला, उसके बाद टेनिस खेलता रहा था मैं, बैडमिंटन काफ़ी खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, चेस खेलता था। तो मैं काफ़ी एक्टिव स्पोर्ट्समैन था पूरे। अब आजकल पिछले 2 साल से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये बात सही है, लेकिन दिल्ली में मैं सुबह बैडमिंटन खेलता था। क्रिकेट तो छूट गई जब कॉलेज के दिनों के बाद में।
तो मैं किताबें पढ़ना, खेल में दिलचस्पी रखना, ये मैं सब चीज़ें काफ़ी करता था। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी पत्नी और एक लड़का और लड़की है। हम 4 जनों का परिवार है। माता पिता नहीं रहे हैं, तुम 4 ही जने अपना अपना, और मेरा कराड़ में घर है। मेरी लड़की आर्किटेक्ट है, लड़का बिजनेस मैनेजमेंट कर चुका है और वो अभी आगे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता से आपकी अपील क्या है? महाराष्ट्र हमेशा एक प्रथम क्रमांक का राज्य रहा है। महाराष्ट्र देश को दिशा देता रहा है। कई सारी जो पहल महाराष्ट्र ने की थी, राज्य ने, देश ने पूरी उस पहल को अपना लिया है। और मैं चाहूँगा कि आजकल काफ़ी स्पर्धा है, उद्योगों के लिए आने के लिए स्पर्धा है, प्रथम क्रमांक रहने के लिए स्पर्धा है, और वो जो अच्छी बात है एक दूसरे से स्पर्धा करना। लेकिन मैं महाराष्ट्र को हमेशा सभी क्षेत्रों में प्रथम क्रमांक का राज्य बनाना चाहूँगा। हमें एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनानी है। आखिरी सवाल, जो इस समय आपका प्रोग्राम हमारे दर्शक देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, उन्हें क्या आप यह आश्वस्त कर सकते हैं कि जो उत्तर भारतीय हैं, यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति रोजी रोटी कमाने मुंबई महाराष्ट्र जाता है तो उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति रोजी रोटी कमाने आता है, जो महाराष्ट्र की जो संपत्ति है उसमें मदद करता है, तो हम उसको बिल्कुल उसका पूरा प्रोटेक्शन करेंगे और उसको कोई भी कानून हाथ में लेकर उसको कोई तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की अफसरशाही पूरी उसके साथ रहेगी, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे दक्षिण भारतीय हो, चाहे कहीं से भी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी, जिन्होंने साफ कहा कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि जब तक वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, उनका हर एक दिन मराठी मानुस की भलाई के लिए काम आए, और इनकी पूरी कोशिश होगी कि महाराष्ट्र की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में हो। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।